हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 और यूपीएससी प्री 2020 के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे जो घटना चक्र का है, ईपीपीसीएस के संदर्भ में यहाँ से लगभग सभी क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हैं फंस जाते हैं, और यूपीएससी के संदर्भ में भी आपको यहाँ से कुछ मिलेगा अगर आप एक साथ दोनों एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको एक सप्ताह का टाइम मिल रहा है यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री के बीच में। तो देखेंगे एक एग्ज़ाम आपका अगले ही संडे है, इसी संडे को, और नेक्स्ट संडे आपको यूपीपीसीएस प्री 2020 का एग्ज़ाम मिलेगा देने को। तो इस संदर्भ में यह डेट आज और इकोनॉमिक सर्वे की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और योजना और देखते हैं। चलिए, हम लोग इसका एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे वीडियो की तरफ देखते हैं पार्ट 2 में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार जो भी आंकड़े विश्व बैंक के हैं, जो भी आंकड़े आईएमएफ के हैं, चाहे यहाँ यूपीएससी का क्वेश्चन हो चाहे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन हो, दोनों ही जगह क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है, ध्यान रखिएगा। तो 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी, ठीक है, प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आप देखेंगे 1.5 से 2.8 तक है। ये विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी के अनुसार भारत की जीडीपी के संदर्भ में जो है विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें आप देख सकते हैं 1.5% से 2.8% तक रहने की अनुमान है। आगे आप देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की बात हो रही है। कोविड-19 ने जो है महामारी के लड़ने के विरुद्ध भारत को कितने बिलियन डॉलर सहयोग पैकेज है? तो आप देख सकते हैं 2.2 बिलियन डॉलर का एडीबी ने दिया है। कोई ना कोई आंकड़ा आपको यहाँ यूपीपीसीएस में मिलेगा जरूर, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 देखेंगे। तो एशिया और प्रशांत का जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 तो देखेंगे संभावनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर, ठीक है, के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखेंगे तो ये अनुमान है 4.8% के संदर्भ में। आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है एशिया और प्रशांत क्षेत्र की। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र की ये रिपोर्ट, इसलिए इस संदर्भ में आप इस दर यूपीएससी पे अगर आप दे रहे हैं एग्जाम तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखें कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 है। संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर जो है अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखेंगे 4.8% है। आगे देखेंगे अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची है 2020 के अनुसार। इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो जेफ बेजोस हैं, आप इसे देख सकते हैं। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं ये, अमेजन के प्रमुख हैं। जिस अमेजन से आप जो है ऑर्डर करते हैं, खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, वही ये अमेजन है। तो जेफ बेजोस, इसकी और भी कई सारी ब्रांचेज हैं। आगे बात करें एशिया विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 में आप देखेंगे वर्ष 2020 के संदर्भ में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आप देखेंगे ये है जो 4%। आप देखेंगे विश्व बैंक ने 1.5 से 2.8 तक और एडीबी ने 4% लगाने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। और ठीक है, वहां तो क्या है जीडीपी वित्त वर्ष कितने जो है इधर वृद्धि के संदर्भ में पूछा गया है। वहां पूछा गया है कि 20-21 में जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी, वो अनुमान है। तो आप देख सकते हैं आप विश्व बैंक के आंकड़े को तरफ, ये आंकड़ा ज्यादा अथेंटिक है, एडीबी तो आपको पता ही है। आगे देख सकते हैं 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक है एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में कितने करोड़ निवेश डॉलर जो है करने की घोषणा की? तो 10 करोड़ डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, दोनों आप फैक्टर आप याद रखेंगे।
आगे दोनों है एक ही चीज, आपसे हो सकता है मिलियन में पूछ ले, हो सकता है करोड़ में पूछ ले। आगे जनवरी 2020 में जारी वर्ष 2019-20 के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि किन क्षेत्रों में वृद्धि की गई है, तो देखेंगे लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में क्रमशः 9.1 से 14.6% रहने का अनुमान है। आगे बात करें मानव विकास सूचकांक ने भारत को जो है भारत को रखा गया है, तो देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक में मध्यम मानव विकास सूचकांक, ध्यान रखिएगा आप वृद्धि के जो किन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है, तो लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में आप देख सकते हैं वृद्धि है। तो लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 9.1 से एवं 14.6 के संदर्भ में। अब बात करें ऊर्जा दक्ष व्यापार, ऊर्जा दक्ष आवास और कार्यक्रम इंडो जर्मन डेवलपमेंट को ऑपरेशन का हिस्सा है जो निर्देशित होगा 2030 तक सतत विकास एजेंडा द्वारा। आगे बात करें दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में आप देखेंगे $100 बिलियन के स्तर को प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी कंपनी है, तो देखेंगे HDFC बैंक है, प्रथम रिलायंस एवं द्वितीय TCS है। TCS कंपनी जो है, ठीक है, टाटा की है, आप ध्यान रखिए ना इसे। तो दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीगत के संदर्भ में $100 बिलियन के स्तर को प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी कंपनी देखेंगे, तो भारत की तीसरी कंपनी है HDFC, ठीक है, जो $100 बिलियन का स्तर को प्राप्त की है। इससे पहले की है प्रथम स्थान पर रिलायंस, द्वितीय स्थान पे जो है TCS है। आगे बात करें किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की सेज की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, तो त्रिपुरा में। दिसंबर 2019 में देख सकते हैं कि किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो, तो त्रिपुरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जो त्रिपुरा में की गई 2019 में, ध्यान रखना। आगे बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है सहायता हेतु कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है, तो मणि है। ये मणि या मनी मोबाइल एडेड नोटेड आइडेंटिफायर है इसका नाम, ठीक है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो आप देख सकते हैं ये RBI ने लॉन्च किया है, RBI के गवर्नर ने लॉन्च किया है दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु ये लॉन्च है। हिंदी में आप इसे मणि पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में इसे मनी पढ़ सकते हैं, तो दोनों एक ही हैं, ध्यान रखिएगा, मोबाइल एडेड और नोट आइडेंटिफायर। आगे बात करें दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार इस बैंक के माध्यम से जो है बांग्लादेश को है रक्षा खरीद हेतु $500 बिलियन का ऋण दिया जाएगा, तो वह है एक्जिम बैंक, जो $500 का जो ऋण दिया जाएगा। आगे बात करें भारत का पहला कारपोरेट ब्रांड देखें ETF जो है कौन सा है, तो भारत बांड एक्सचेंज ट्रेड फंड है। तो भारत का पहला कारपोरेट बांड देखेंगे ETF जो है कौन सा है, तो भारत बांड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आगे बात करें तो देख सकते हैं तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होगी। IRIFM की स्थापना कहाँ की गई है, तो हैदराबाद में है, ध्यान रखना। IRIFM की स्थापना हैदराबाद में है। आगे दिसंबर 2019 में आप देखेंगे रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश को जो है रक्षा खरीद हेतु $500 मिलियन का ऋण दिया गया है, वह है एक्जिम बैंक का है। और आगे बात करें भारत का पहला कारपोरेट ब्रांड ETF कौन सा है, तो कारपोरेट ब्रांड है भारत बांड एक्सचेंज ट्रेड फंड है। क्वेश्चन पूछने की संभावना ये पूछा जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। तो रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु, ठीक है, आप देखेंगे $500 बिलियन का ऋण दिया गया है। आप देख सकते हो कि भारत की जो एक्जिम बैंक है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्रेडिट करती है, एक्जिम बैंक वही है, बांग्लादेश को क्या है $500 मिलियन का ऋण दिया जाएगा। और ये क्या करेगी,
रक्षा खरीदी हेतु ऋण देगी। आगे बात करें, भारत का पहला कारपोरेट ब्रांड है ईटीएफ। ठीक, ईटीएफ याद रखने का। तो भारत बांड एक्सचेंज ट्रेंड फंड है ईटीएफ, ध्यान रखने का। आगे बात करें, भारतीय रेलवे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो आप देखेंगे स्थापना हैदराबाद में की गई है। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, IRIFM तो पूरा नाम है इसका, हैदराबाद में है। आगे बात करें, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या जो है दस्तावेज पहचान संख्या DIN किस तिथि से लागू की गई है? तो आप देखेंगे 8 नवंबर 2019 को की गई है। आगे बात करें, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी जो है 20 पर सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में शीर्ष स्थान कौन सा है? सत्या नडेला का है। आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 20 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो सत्या नडेला। इनके जो है चेयरपर्सन कौन है? CEO माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये CEO, याद रखिएगा। नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु पहल प्रोजेक्ट जीरो आप देखेंगे की शुरुआत जो की है अमेजन ने प्रोजेक्ट जीरो के संदर्भ में, लेकिन अभी भी अमेजन में भी देखेंगे फर्स्ट कॉपी अभी भी बिक रही है। आगे बात करें तो दिन आप देख सकते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दस्ता पहचान संख्या जो है ये दिन भी पूछा सकता है, डेट भी 8 नवंबर 2019। ठीक, दिन है, दिन पूछा जा सकता है कि क्या है? तो दस्तावेज पहचान संख्या है, पूछा जा सकता है किसने लागू किया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने लागू किया है, याद रखेंगे इसे। अब आगे बात करें, 29वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की मुख्य थीम क्या थी? तो आप जानते हैं जो भारतीय ये लगता कहाँ पे है? व्यापार मेले में सहजता आयोजन। ठीक है, 14 से 27 नवंबर 2019 नई दिल्ली में लगा था, याद रखना। 29वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की मुख्य थीम है व्यापार करने में सहजता। ठीक है, व्यापार करने में सहजता आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आगे बात करें, कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हो तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो उसका नाम है प्रकाश। आप देखते हैं कि कोयले की खदानों में क्या होता है, अंदर खोदते हैं तो उनके जो आप लगाए रहते हैं वो कैप लगाए रहते हैं, उनके उसमें क्या होती है? लाइट लगी रहती है, उसी लाइट का प्रकाश पड़ता है। तो आप देखेंगे प्रकाश क्या है? पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रॉट सप्लाई को जो है हार्मनी, तो पोर्टल है इसका नाम, प्रकाश का पूरा नाम ध्यान रखना, पावर रेल कोयला। ठीक है, अवेलेबिलिटी थ्रॉट सप्लाई हार्मनी। ठीक है, याद रखेंगे इसे। पूरा प्रकाश का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। और कोयला की आपूर्ति की पारदर्शिता को बेहतर करने हेतु ये पोर्टल है। आगे बात करें तो देख सकते हैं इसको, ब्रांड्स टॉप 75 जो है मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन जो है ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग है, इसमें आप देखेंगे शीर्ष कंपनी है तो HDFC है जो वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष पे है, लगातार 6 वर्षों में शीर्ष पर HDFC। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए? तो देख सकते हैं 200 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। ये भारतीय रिजर्व बैंक की है, RBI द्वारा जारी जो है ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक जो है लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए? तो 200 करोड़ रुपए के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अब जो उपभोक्ता ऋण के मामले को जोखिम को रिजर्व बैंक ने अब 100% कर दिया गया। पहले ये जोखिम ऋण 125% था, ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा कि टोटल तो 100% है, लेकिन नहीं, पहले क्या था? रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार कम कर दिया है। ये जोखिम भार देखते हैं कि जितना ऋण दिया जाता है वो जब क्या हो जाता है, जब
ऋण वापस नहीं आता है, उसको देखते हुए वो जोखिम भार में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एक टर्मिनोलॉजी नाम है जिसे बोलते हैं क्या, नाम है इकोनॉमिक टर्म में, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं। तो वो उसी के हिसाब से जोखिम भार निकलता है निकाल के, तो उसी हिसाब से 125 था, इसको घटाकर अब क्या कर दिया गया, 100 कर दिया गया है। आगे बात करें 2021 में होने वाली जनगणना की विशेषता क्या है, तो आप देखेंगे पहली बार डिजिटल और पेपर रहित जनगणना है। ठीक है, 2021 में होने वाली जनगणना की विशेषता होगी कि पहली बार डिजिटल है और पेपर रहित है। तो इस बार आपका क्या है, खर्च में कमी होगी, जैसे कागज की खर्च की कमी होगी। आगे बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए क्या है, रिजर्व ऋण एकीकृत सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है। जो ऋण एकीकृत सीमा आप देखेंगे तो ये 40 करोड़ रुपए कर दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये है नाम 40 करोड़ रुपए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण एकीकृत सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी गई है, तो देखेंगे 40 करोड़ रुपए कर दी गई है। आगे बात करें, देखेंगे हारून इंडिया रिच लिस्ट 2019 की सूची में आप देखेंगे शीर्ष पर कौन सा भारतीय उद्योगपति है, देखेंगे हारून में मुकेश अंबानी है। ठीक है, लगातार 8वें वर्ष भी हैं। और कनाडा की थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट है के अनुसार विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई है 2019 के अनुसार। शीर्ष देश है भारत और हांगकांग, और भारत का स्थान है 79। जो फ्रेजर जो कहते हैं थिंक टैंक कनाडा का है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा एक विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है ये विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019। इसका हांगकांग है और भारत का है, इसे 79 स्थान पर है। आगे हम देख सकते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में AIIB के स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन सा होगा, तो देखेंगे भारत। जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है जो से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण भारत को मिलेगा, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश भारत है। स्टेट बैंक ऑफ बर्ड पॉपुलेशन 2020 देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ द वर्ल्ड ठीक पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था, मेरी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट माई विल, मेरी इच्छा के विरुद्ध है इसका थीम है। तो जो स्टेट बैंक द बर्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट की थीम मेरी इच्छा के विरुद्ध। आगे बात करें स्टेट बैंक द बर्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा। इसलिए ये क्वेश्चन आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों जगह आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ द पॉपुलेशन 2020 देख सकते हैं, रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड के द्वारा। और बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार क्या है, जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है, तो आप देखेंगे 77-95 के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जुलाई 2020 तक जो है विश्व की जनसंख्या बढ़कर 77-95 हो गई है। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार है जुलाई 2020 तक की विश्व की जनसंख्या बढ़कर अब हो गई है 77-95 है। आगे बात करें देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 और 20 के मध्य वैश्विक आबादी बढ़ी है 1.1% की वार्षिक जो है औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। अब संयुक्त राष्ट्र की जो जनसंख्या कोष है उसमें आप देखेंगे जो 15 से 20 के मध्य जो वैश्विक आबादी है वो 1.1% की आबादी के वार्षिक दर से बढ़ी हुई है। ये आंकड़ा यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों जगह पूछा जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
देखेंगे कि अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर जो है वर्ष 2019 में 72 वर्ष थी, जो बढ़कर 2020 में हो गई 73 वर्ष हो गई। आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में जो है 72% थी, जो बढ़कर 2020 में आप देखेंगे 73 हो गई है। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार अब जीवन प्रत्याशा अब वैश्विक स्तर की 73 वर्ष है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस के संदर्भ में जाना महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार आप देखेंगे भारत की जनसंख्या वर्ष 2019 में 1368.7 मिलियन और आप देखेंगे वर्ष 1.3 अरब थी, जो बढ़कर 2020 में हो गई 1380 मिलियन। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2019 में 1368.7 मिलियन लगभग 1.3 अरब थी, जो बढ़कर 2020 में 1380 मिलियन डॉलर हो गई है। आप इसे टोटल में भी देख सकते हैं, 2019 में इतनी थी, अब टोटल 1380 के संदर्भ में है। आगे बात करें तो आप ये आंकड़ा परसेंटेज का याद रखें और जीवन प्रत्याशा याद रखें। दो क्वेश्चन यूपीपीसीएस, ये क्वेश्चन तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए, और ये वाला क्वेश्चन आपका पीसीएस संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 और 16-20 के मध्य देखेंगे जो है भारत की जनसंख्या में हुई वृद्धि के संदर्भ में देखेंगे तो आप अभी देख चुके हैं 1% वार्षिक वृद्धि दर जो 1.1 के संदर्भ में है। आगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जन्म के समय पूछी गई है जीवन प्रत्याशा वर्ष 19 में जो है 69 वर्ष थी, अब जो बढ़कर क्या हो गई 2020 में 70 वर्ष हो गई। ध्यान रखना इस चीज को कि भारत के समय भारत में आप वैसे 73 है, लेकिन जो भारत को देखेंगे तो भारत में 19 में थी 69, अब 70 हो गई है। आगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 के मध्य भारत में प्रजनन दर देखेंगे तो 2.2 महिला है प्रति महिला है, जो प्रजनन दर है भारत में आप देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर है 2.2 प्रति महिला के संदर्भ में। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर है 2.4 प्रति महिला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर है 2.4 प्रति महिला, आप देख सकते हैं 2.4 प्रति महिला के संदर्भ में। वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर है 2.4 प्रति महिला, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मामले में आप देखेंगे वर्ष 2020 में देखेंगे भारत में प्रजनन दर है 2.2 प्रति महिला के संदर्भ में, आप देख सकते हैं इस चीज को। आगे बात करें अब हम देख सकते हैं कि मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 के संदर्भ में बुलेटिन 2020 की आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर देखेंगे प्रति हजार वाले में, तो आप देखेंगे क्रमशः मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। एसआरएस बुलेटिन हम आपको ये आंकड़े पहले भी एक बार बता चुके हैं, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 48 है, उत्तर प्रदेश में 43 है और असम छत्तीसगढ़ में 41, उड़ीसा इसका याद रख सकते हैं कि 43 उत्तर प्रदेश वाला, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आंकड़ा है, यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। तो मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में वाले शीर्षक 5 राज्य हैं क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आगे बात करें देखेंगे एसआरएस बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर जो है प्रति हजार में वाले 5 राज्य देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तो नागालैंड, मिजोरम, गोवा, सिक्किम और केरल हैं। तो आप देख सकते हैं 5 राज्य नागालैंड है, मिजोरम है, गोवा और सिक्किम, केरल एक साथ हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूनतम शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में नागालैंड और मिजोरम एक याद रखें कम से कम, नागालैंड और मिजोरम पहले दूसरे स्थान की। और बुलेटिन के संदर्भ में देखते हैं 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य, तो शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा शीर्ष जन्म दर बिहार का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, फिर मध्य प्रदेश का है। आंकड़ा 3 तक याद रखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और
राजस्थान। आगे बात करें वो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान चौथे स्थान पे, याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं तो एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार 2018 में न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 11.2, गोवा 12.4, नागालैंड 12.9 और त्रिपुरा इतने हैं, चंडीगढ़ इतने हैं। एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार आप देखेंगे 2018 में शीर्ष मृत्यु दर वाले प्रति हजार वाले आंकड़ों में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, केरल है, आप देख सकते हैं इसे। तो आगे बात करें 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष मृत्यु दर प्रति हजार वाले में देखेंगे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और पुडुचेरी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पुडुचेरी के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 11.2, गोवा और नागालैंड देख सकते हैं। आगे बात करें तो देख सकते हैं आप एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार आप देखेंगे 2018 में शीर्ष मृत्यु दर वाले तो देखेंगे प्रति हजार में वाले तो ये छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है और उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, पुडुचेरी तीसरे नंबर पे है। आप देख सकते हो 2020 के संदर्भ के अनुसार 2018 में प्रति हजार में है जो 5 राज्य में देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पुडुचेरी, सेम आंकड़ा आ गया है भाई, हम कहें क्या हो रहा है। और न्यूनतम जन्म दर अंडमान निकोबार समूह में है, फिर गोवा में है। आप गोवा में देखेंगे राज्यों में तो गोवा है और अंडमान उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दोनों को याद रखें। आगे देखते हैं हिमाचल, ये बाकी हम सारे बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल एक साथ हैं। आगे बात करें एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम मृत्यु दर प्रति हजार में देखें वाले 5 राज्य देखें केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली पहले स्थान पे, नागालैंड दूसरे स्थान में, दादरा नगर हवेली तीसरे स्थान पे है और मिजोरम चौथे स्थान पे। आप देख सकते हैं तो दिल्ली, नागालैंड, दादरा नगर हवेली ऐसी बात रखी गई है। आगे बात करें राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष मृत्यु दर आईएमआर वर्ष 2017 में 33 की तुलना में 1 अंक की गिरावट के साथ वर्ष 2018 में हो गई है तो 32। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष मृत्यु दर आईएमआर वर्ष 2017 में 33 थी जो 1 अंक की गिरावट के साथ वर्ष 2018 में 32 हो गई, प्रति हजार में होती है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए जो शीर्ष मृत्यु दर है और आप देखेंगे जो 18 की न्यूनतम मृत्यु दर तो दिल्ली, नागालैंड और मिजोरम के संदर्भ में है। आगे बात करें तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री, अब आते हैं कुछ योजनाओं के संदर्भ में तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसका प्रारंभ औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019, याद रखिएगा ये डेट, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी, इसलिए यूपी के संदर्भ में ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये, ठीक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। उद्देश्य है इसका लघु एवं सीमांत कृषकों एसएमएफएस को क्या है निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक के द्वारा उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना। प्रावधान है योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी जो है कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि को स्वामित्व होना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा है इसमें। तो उद्देश्य के संदर्भ में देखते हैं कि लघु एवं सीमांत कृषक हैं एसएमएफएस को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। आप देखेंगे कि इसमें यही चीज इसका उद्देश्य है कि जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं इनको निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु सुनिश्चित पूरक एवं उपलब्ध कराने हेतु क्या है फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों को आकस्मिक जो कोई आकस्मिक आ जाए घटना हो तो आवश्यकताओं को पूरा करने में इसमें से मदद दी जाएगी। प्रावधान है इस योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। यही इसका मेन फैक्ट है कि 2 हेक्टेयर तक की जो कृषि केंद्र शासित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास जो भू अभिलेख होते हैं उसमें अधिकतम उस परिवार उस किसान के पास क्या हो 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। आगे बात करें तो देखेंगे
31 मार्च 2019 के संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए निर्णय के तहत किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की क्या है बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने निर्णय के तहत जो है किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि की स्वामित्व की बाध्यता को क्या है समाप्त कर दिया गया है। अब 2000 में निर्णय लिया गया, जब आया था ऐसा था। अब पीएम किसान योजना के दायरे में लगभग आप देखेंगे क्या है 14.5 करोड़ लाभार्थी हैं, पूछा जा सकता है। आगे पात्र परिवारों में आप देखेंगे जो SMFS के प्रति वर्ष 6,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षता 4 माह की 3 किस्तें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी और योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी मानी जाएगी। पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इस से पश्चात अवधि में देय होगा। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन वन योजना जीवन योजना में देखेंगे प्रारंभ में आप 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू की गई है। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण संबंधित योजना को मंजूरी दी गई है। तो जीवन योजना किससे संबंधित है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी दी गई है, ये इसका नाम ऐसे कहेंगे। अब आगे बात करें तो वित्तीय प्रावधान जीवन योजना हेतु वर्ष 18-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 1969.5 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को प्रदर्शन स्तर पर दूसरी। आगे बात करें पीढ़ी के 10 एथेनॉल परियोजनाओं को और 2 चरणों के वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे बात करें प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना तो देखेंगे प्रारंभ में 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई 2019 को। ये भी आप याद रखना। आगे किसानों के इस उद्देश्य में शामिल आयु 18 से 40 वर्ष है, याद रखना ये आयु, और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे 3 माह की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, याद रखना इसे। आगे बात करें इस योजना के तहत पात्र किसान द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन की निधि में जमा कराएगी। जो पात्र किसान इसमें देगी अंशदान वही राशि केंद्र सरकार निधि में स्वयं भी जमा करेगी। आगे बात करें शिक्षा वाणी FIA उद्देश्य क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, CBSE ने चलाया है। जो पॉडकास्ट ऐप है शिक्षा वाणी मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य है इसके माध्यम से छात्रों एवं अभिभावकों की महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, तो छात्रों एवं अभिभावक उनके मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको जो कोई सूचना देनी है उसके माध्यम से पहुंच सकेगी। अब संगम परियोजना के संदर्भ में देख सकते हैं भारत के अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को स्वैच्छिक भारत जो है ई-लर्निंग पोर्टल पर प्रस्तुत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और भारत के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी में संगम परियोजना का जो है प्रारंभ मार्च 2019 में हुआ है। और आगे बात करें प्रावधान के संदर्भ में तो संगम वास्तव में एक क्या है? क्लाउड होस्टेड मोबाइल फास्ट कम्युनिकेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब क्लाउड होस्टेड है, मोबाइल फास्ट कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आगे बात करें जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत ई-लर्निंग पोर्टल पर नगर पालिका के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आप देख सकते हैं जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत ई-लर्निंग पोर्टल पर नगर पालिका के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आप देख सकते हैं। आगे बात करें प्रधानमंत्री तो प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15वें भारतीय दिवस के उद्घाटन के दौरान प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना तैयार किए जाने के संदर्भ में घोषणा की गई है। एक जो है 15वें प्रवासी दिवस के संदर्भ में है, 22 जनवरी को लॉन्च की गई थी। तो आप देख सकते हैं 22 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें तो योजना के संबंध में जो है उद्घोषणा की गई है। अब देख सकते हैं जो प्रावधान योजना के तहत चयनित भारतीय प्रवासियों को एक समूह को केंद्र सरकार ने वर्ष 2002 में
भारत में धार्मिक स्थलों पर यात्रा कराई जाएगी। आगे भारत में मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो एवं जमैका में रहने वाले गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों के वंशज के लोगों को वरीयता दी जाएगी। आप देख सकते हैं जो फिजी है, मॉरिशस है, सूरीनाम है, गुयाना है, त्रिनिदाद टोबैगो है और जमैका में रहने वाले गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों के वंशज के लोगों को क्या है, वरीयता दी जाएगी। अटल भाषांतर योजना, तो आप देखेंगे अटल भाषांतर योजना के संदर्भ में तो विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को जो है विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु जो है अटल भाषांतर योजना है। भाषा विशेषज्ञों को ठीक है प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना जो है, फिर से बता देते हैं एक बार, विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया था। प्रावधान है इसका कि योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, ठीक है, हिंदी भाषा में आप देखेंगे अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी और स्पेनिश से विलोमत अनुवादित हेतु भाषा विशिष्ट दुभाषियों के एक समूह तैयार किया जाएगा। आगे बात करें संपन्न योजना के संदर्भ में, तो आप देखेंगे संपन्न योजना प्रारंभ हुई है 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में संपन्न हुई। संपन्न योजना, संपन्न का मतलब है द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट और पेंशन्स के संदर्भ में ये इसका नाम है संपन्न, और योजना का शुभारंभ किया गया है वाराणसी से है, यूपी से की गई है, 18 में किया गया था। आगे आप देखेंगे 29 दिसंबर 2018 यह योजना दूरसंचार विभाग के पेंशन धारकों के लिए अधिक मददगार होगी। ठीक है, आगे बात करें अगर तो आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के संदर्भ में, तो आयुष्मान भारत के संदर्भ में देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया है। प्रावधान आप देखेंगे, प्रावधान के संदर्भ में योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों और लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों की द्वितीयक एवं तृतीयक जो है स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक तक की स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आगे बात करें इस योजना के तहत वे परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के हों, जिनके परिवार में कोई 16 से 59 वर्ष की आयु के पुरुष सदस्य न हो या वे सभी सदस्य दिव्यांग हो, परिवार भूमिहीन हो या मैला ढोने का कार्य करता हो, बधुआ मजदूरी से मुक्त हो, ये सारे काम क्या होंगे, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय संरक्षण योजना के तहत होंगे। आगे बात करें योजना सूचीबद्ध सरकारी निजी अस्पतालों में प्रभावी होगी। 15 अक्टूबर 2019 को आयुष्मान भारत योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज लाभ मिलेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी जो है वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। आप देख सकते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। आगे बात करें तो देख सकते हैं निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018, तो प्रारंभ है निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 वित्त मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2018 को अधिसूचित की गई है। पात्रता, भारत का नागरिक जो है भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बांड खरीदने के पात्र होंगे। आप देखें निर्वाचन बांड को भुगतान हेतु वही राजनीतिक दल जो है पात्र होंगे जो प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 का के तहत पंजीकृत तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम जो है 1% मत प्राप्त हुआ हो। निर्वाचन बॉन्ड के संदर्भ में है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में बनने की संभावना ज़्यादा, याद रखना। यहाँ ये सब निर्वाचन बॉन्ड हुआ और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी का खास पसंदीदा एरिया होता है और वो पूछता भी है और आपको घुमाता भी है। निर्वाचन बांड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ रुपए के मूल्य में जारी किए जाएंगे। इन बांडों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक होती है। इस अवधि में यदि उन्हें नहीं भुनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दी जाएगी। बांड पर लेन देन पर देनदार, ठीक है, लेनदार देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, जिनसे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। आप देखेंगे पात्रता के संदर्भ में
भारत का नागरिक एवं भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बांड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बांड की भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 20 का के तहत पंजीकृत हो तथा जिन्हें लोकसभा तथा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन आपके समझ लीजिए एकदम आने वाला है। आगे बात करें प्रावधान के संदर्भ में निर्वाचन बांड 1000, 10,000 और 1 लाख 10 लाख के संदर्भ में 1 करोड़ रुपए के मूल्य के जारी किए जाएंगे। यहां से आप समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस वाले क्वेश्चन बनाएंगे। आगे बात करें इन बांडों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक वैध होगी। ठीक है, इसी अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया गया तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बांड पर लेनदार और देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है। अगर निर्वाचन चुनावी बांड है तो जाहिर सी बात है देनदार लेनदार का नाम नहीं होगा, जिसमें क्या होगा दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। अब आगे बात करें, देखेंगे निर्वाचन बांड योजना की बिक्री के अब तक 12 चरण पूर्ण हो चुके हैं। बिक्री के 12 चरण के तहत एसबीआई को देश भर में फैली इसकी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 1 से 10 अक्टूबर 2019 तक चुनावी बांड जारी करने और इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। अब यूपी का क्वेश्चन होगा कि जो इसके लिए जो बैंक निर्धारित की गई है या अधिकृत की गई है, नोटिफाई की गई है, वो किसको किया गया है? एसबीआई को किया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, ये यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन हो सकता है। आगे राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे स्वीकृति की बात होगी, देश में पोषण के स्तर में सुधार और कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की है। आगे बात करें लक्ष्य के संदर्भ में तो देखेंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य है ठिगनेपन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन में प्रत्येक में 2% वार्षिक कमी लाना, ऐसा रखा गया है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य है ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रति वर्ष 3% की कमी लाने के लक्ष्य को रखा गया है। आप देखेंगे जो रक्त अल्पता की बात है, जो ब्लड की कमी के संदर्भ में प्रति वर्ष क्या है 3% की कमी लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, भी याद रखें। और लक्ष्य है राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक, जो भारत की बड़ी योजनाओं में है नोटिफाई। आगे इस राष्ट्रीय पोषण मिशन में देखेंगे तो कौन कौन सा है, आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खासकर यूपीएससी का पेड क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, तो इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य में कौन कौन से वो एरियाज निर्धारित हैं। तो ठिनगेपन के संदर्भ में है, अल्प पोषण के संदर्भ में है, जन्म के समय कम वजन के संदर्भ में, बच्चों को प्रत्येक में 2% वार्षिक कमी लाना, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन की कमी है। वजन के बच्चों में प्रत्येक में जो है 2% वार्षिक कमी, ठीक है, प्रत्येक मतलब ठिनगेपन में, अल्प पोषण में और जन्म के समय कम वजन में, इनमें क्या है प्रत्येक एरिया में 2% वार्षिक की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। और रक्त अल्पता के संदर्भ में देखेंगे तो प्रतिवर्ष 3% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें प्रावधान के संदर्भ में तो देखेंगे इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू कराया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे जिसके तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में से सभी जिलों को क्या है शामिल किया जाएगा। इसमें धीरे धीरे ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चल रही है, चरण वाइज चरण तरीके से है। तो 17-18 से शुरू हुई थी, तो 17-18 में देख लिए कि 315, 18-19 में 235 और 19-20 में जो है शेष सभी जिलों में क्या है लागू कर दिया गया है। अब वर्ष 2017-18 के देखेंगे से प्रारंभ होकर 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन हेतु करोड़ रुपए छोड़ सकते हैं आप। इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50% जो है भारत सरकार, ये याद रखना कि 50% जो है भारत सरकार बजटीय समर्थन द्वारा, और जबकि शेष 50% आईबीआरडी आप समझ रहे हैं, विश्व बैंक की एक संस्था है आईबीआरडी, अथवा अन्य बहुआयामी विकास बैंकों से जुटाया जाएगा। आईबीआरडी अथवा अन्य जो विकास बैंकें हैं जैसे आईडीबीआई और जैसे अन्य और भी बैंक हैं अन्य देशों की, वहां से भी जुटाया जाएगा। 50 तो भारत सरकार दे रही है और
IBRD से जो है थोड़ा सस्ता और थोड़ा जो है नरमी लोन जिसे कहते हैं सॉफ्ट लोन, वो IBRD देती है। आगे बात करें, IBRD विश्व बैंक की एक शाखा है। और देखेंगे बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का योगदान सामान्य राज्य हेतु 60-40 का अनुमान है। विशेष राज्यों को 90-10 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का जो योगदान है सामान्य राज्य हेतु जो है 60-40 है, आप याद रखिएगा। और विशेष राज्य हो तो 90-10, मतलब 90-10 नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी वाले एरिया क्षेत्र में, आप याद रखना। और जिस राज्य को भारत सरकार क्या होती है, विशेष राज्य का दर्जा देती है, उनके लिए भी 90-10 होगा। आगे बात करें, देखेंगे विधानमंडल एवं केंद्र परिषद विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% सहायता केंद्र द्वारा दी जाएगी। ध्यान, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, इन सभी में क्या है 100% केंद्र द्वारा निर्धारित है। इस मिशन को 10 करोड़ रुपए से अधिक 10 करोड़ से अधिक लोगों को क्या है लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित बाल कल्याण सेवा, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है, आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेवा और राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी रोजगार योजनाएं शामिल हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम है, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। आप देख सकते हैं बस 2018-19 में संशोधित अनुमान देखेंगे, समेकित बाल विकास सेवा पर जो है 33,356.5 करोड़ रुपए है। ये रुपए आप छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये वाला आंकड़ा भी छोड़ सकते हैं। सीधे सीधे आप इसे याद रखिए कि भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित विकास सेवा है। ठीक है, बाल संरक्षण से संबंधित कौन सी योजना है? समेकित बाल विकास सेवा, जिसके तहत आंगनबाड़ी विकास सेवा है, आंगनबाड़ी सेवा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है और आप देखेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, किशोरियों के लिए स्कीम है, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम है और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रमुख योजना है समेकित बाल विकास सेवा। तो समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये बहुत सारी क्या हैं, बहुत सारे एरिया हैं जो समेकित बाल विकास के तहत समाहित हैं या माने जाते हैं। एरिया यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, या बनने की संभावना कभी भी हो सकती है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2017-18 और 18-19 में जो है 61.92 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। यह राशि सूचना, शिक्षा एवं संचार IEC जागरूकता और पोषण अभियान में व्यय में मदद करती है। आप देख सकते हैं जो 17-18, 18-19 में 61.92 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। यह राशि सूचना, शिक्षा, संचार IEC जागरूकता और पोषण अभियान के व्यय में मदद में व्यय की गई है। आगे बात करें गंगा ग्राम परियोजना के संदर्भ में, तो प्रारंभ है गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ जो है 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली से विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया है। नमामि गंगे के अंतर्गत है, इसका याद रखें, ये योजना नमामि गंगे के अंतर्गत है। आगे इस योजना के तहत गंगा किनारे स्थित जो है 44-70 गांव को जो है इसमें 4470 गांवों का स्वच्छता आधारित विकास किया जाएगा, जिसमें 16 से 74 ग्राम पंचायतों में शौचालय के निर्माण के लिए और 829 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी और चिकित्सीय पौधों के लिए कृषि के प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है ये। आप आगे देख सकते हैं समर्थ योजना, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 20 दिसंबर 2017 को कपड़ा क्षेत्र में क्षमता हेतु एक नई योजना मंजूरी प्रदान की गई है। तो आप याद रखें समर्थ कपड़ा हेतु योजना है और इसके परिपालन में कपड़ा मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल 2018 के समर्थ योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अब प्रावधान की बात करेंगे तो 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2017-18 में 19-20 तक के लिए 3 वर्षों के लिए है। इसके तहत 10 लाख लोगों के कपड़ा क्षेत्र में संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे आजीविका के बेहतर विकल्पों को प्राप्त कर सकें। अगस्त 2019 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री समर्थ योजना के तहत क्या है, आप देखेंगे 2016 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए, जिसमें 4 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा। आगे बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना, तो 10 दिसंबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये 2017 में की गई है। आगे हम बात करें प्रावधान के संदर्भ में तो 2020 तक इसे 2020 तक लाने का जारी करने का लक्ष्य लिया गया। 3 वर्षों में 17-18, 19-20 और करोड़ रुपए आप छोड़ सकते हैं इसे। आगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के तहत, ठीक, आप याद रखें इसे। आगे संकल्प और स्ट्राइप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2017 के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प और स्ट्राइप योजनाओं की स्वीकृति प्रावधान है। संकल्प एवं स्ट्राइप विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं। ठीक है, संकल्प का मतलब है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभियान और ज्ञान जागरूकता। संकल्प का मतलब है स्किल जो है स्किल एक्यूजन्स एंड नॉलेज जो है अवेयरनेस एंड लिवलीहुड प्रमोशंस की बात है संक्षिप्त रूप से। तो संकल्प है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। तो संकल्प में शामिल किया गया है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। स्ट्राइप में देखेंगे औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। तो स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट का संक्षिप्त रूप है स्ट्राइप पूछा जा सकता है। इसके जो फुल फॉर्म विशेष वाले भी पूछ सकते हैं या सीधे संकल्प और स्ट्राइप पूछा जा सकता है। पहले तो आप ये जानेंगे कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं, 2017 से लागू है, योजनाओं में स्वीकृति है। और आप देखेंगे आजीविका संकल्प क्या है, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। ठीक, संकल्प लिया गया है कि हम आपको क्या करेंगे, कौशल अभिग्रहण कराएंगे और ज्ञान जागरूकता आपके अंदर लाएंगे। संकल्प लिया है तो ये विश्व बैंक के मदद से भारत सरकार ने लिया है। आगे संकल्प है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस एंड लिवलीहुड प्रमोशंस संक्षिप्त रूप है। और स्ट्राइप की बात करेंगे तो देखेंगे हम स्ट्राइप, तो स्ट्राइप क्या है आप देख सकते हैं। स्ट्राइप औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण आप देखेंगे तो स्ट्राइप की बात है। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट की बात होगी। आप देखेंगे स्ट्राइप औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। तो स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट का संक्षिप्त रूप है ये स्ट्राइप। तो औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण है स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट का संक्षिप्त रूप है, यही स्ट्राइप है। ध्यान रखिएगा, आपको 2-3 बार बताया है जो आपके दिमाग में चला जाए। औद्योगिक मूल्य संवर्धन एवं कौशल विकास जो है सशक्तिकरण है। आगे बात करें, दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित हैं। सीधा सा पॉइंट है, पूछा जा सकता है। दीनदयाल स्पर्श योजना, तो दीनदयाल किसको स्पर्श कर रहे हैं भाई, तो दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 2017 में तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री ने स्वतंत्र मनोज सिन्हा ने जो है लॉन्च की थी योजना। और प्रावधान है इसका कि डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने हेतु क्या है, इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना तैयार लाना। ये जो योजना है इसकी वृत्ति क्या है, बच्चों को शोध का रिसर्च के लिए क्या छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आकर्षित करना। और इसका पूर्ण रूप है आप देखेंगे डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति है। तो यही स्पर्श है। स्पर्श यहाँ और कुछ नहीं है। आप देखेंगे स्पर्श स्कॉलरशिप ऑफ प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज ए हॉबी, इस चीज़ में आप देख सकते हैं। आगे कक्षा 6 से 9 तक की विद्यार्थियों के लिए इसके तहत पूरे भारत में 920 छात्रवृत्तियाँ 500 रुपये प्रति माह प्रदान की जाएंगी। आगे अब साथी पहल की बात करें तो साथी पहल में देख सकते हैं जो है
सस्टेनेबल एंड एक्लीरेटेड एडॉप्शन ऑफ जो है एफिशिएंट जो टेक्सटाइल जो टेक्नोलॉजीज और टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज के कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की ये क्या है, एक संयुक्त पहल है। तो साथ ही पूछा जा सकता है, साथ ही कपड़ा एंड विद्युत मंत्रालय की है, ध्यान रखना। तो सब जो बात है इसकी तो देखेंगे सस्टेनेबल और एंड एक्लीरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं कपड़ा मंत्रालय विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस पहल हेतु 24 अक्टूबर 2017 पे एक समझौता किया गया है। प्रावधान को देखेंगे, इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL की बात है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की बात है, थोक मात्रा में विद्युत दक्षता पावर लूम मशीनें खरीददार उन्हें लघु माध्यम के पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावर लूम धारकों द्वारा 4 से 5 वर्षों में किस्तों में मशीनों एवं पुनर्भुगतान EESL में किया जाएगा। इसके पावर लूम उद्योगों की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। याद रखें इसे। आगे बात करें, देख सकते हैं इसमें आप इसको EESL बहुत ज़्यादा नहीं, आपको एक बार बता दिया। आप साथ ही याद रखें, साथ ही जो है विद्युत मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय की मंत्रा है और प्रावधान देख सकते हैं इसमें, बस यही मेन है। आगे बात करें संपूर्ण बीमा ग्राम योजना अक्टूबर 2017 तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा शुभारंभ। ये सब नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ इतना याद रखें अक्टूबर 2017। और योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव, ठीक है, प्रत्येक जिले से कम से कम एक गांव और न्यूनतम 100 परिवारों को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को क्या होगा, कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ठीक है, RPLI पॉलिसी आच्छादित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है सभी सांसद आदर्श गांव को लाया जाएगा। यही इसका मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर UPSC वाले बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे। आगे बात करें सौभाग्य योजना, तो आप देखेंगे सौभाग्य योजना में 25 दिसंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, 2017 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यह होती है जयंती होती है। इसमें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर भी योजना, ठीक है, यही सौभाग्य योजना है। प्रधानमंत्री वैसे भी कहते हैं सहज बिजली हर घर योजना, मतलब सौभाग्य का शुभारंभ किया है। और आप देखेंगे और सौभाग्य योजना का उद्देश्य है देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। प्रावधान है योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपए तक के भुगतान की विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस परिवार हेतु कुल 16,320 करोड़ रुपए जो है 14,025 करोड़ रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में तो 2295 करोड़ रुपए परिवहन निर्धारित किया जाएगा। आगे बात करें इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकरण घर और विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। इस योजना का परिचालन रूरल एंटिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड रेक द्वारा किया गया है। आगे बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आप देखेंगे यह 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है मातृ वंदना योजना। आगे बात करेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास परियोजना का द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। आगे बात करें तो देखेंगे कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपए नगद प्रावधान किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अनुरूप जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या करेगी, क्रियान्वित कर रही है योजना 2013। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर क्या होगा, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। ठीक है, प्रथम आगे बात करें तो देखेंगे यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। 1,000 रुपए पहली किस्त है, गर्भावस्था का पंजीकरण जब कराएंगे आप, दूसरा कराएंगे 2,000 रुपए, दूसरी किस्त होगी
गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम, और प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद, और 2,000 रुपये आपकी आखिरी किस्त होगी। ये तीसरी किस्त है जो बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने के तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 2,000 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर आप दिए जाएंगे। जन्म होगा, पंजीकरण होगा, फिर टीकाकरण का चक्र शुरू होगा, तभी आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपको 5,000 रुपये चाहिए तो आप इस प्रक्रिया को पूरा करें। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के संदर्भ में आगे बात करें तो 31 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो देखेंगे जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है, जो आप 31 जुलाई याद रखें, ना रुकें 21 जुलाई, आप सिर्फ जुलाई 2017 याद रखें। तो तत्कालीन केंद्रीय यूपी वाले जुलाई के साथ डेट पूछते हैं तो आप थोड़ा सा क्या है ऊपर नीचे जब मिलान या इसमें से पहले और आखिरी योजना पूछी जाएगी तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। बाकी यूपीएससी आपसे ना जुलाई पूछने वाली है ना 21 पूछेगी, 17 जुलाई तो पूछेगी, लेकिन डेट नहीं पूछने वाली है कि इस जुलाई को है। बहुत ही कभी रेयर में, मिसलेनियस में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, नहीं तो नहीं। आगे बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। प्रावधान है यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। आप देख सकते हैं कि प्रावधान की बात है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना दी गई है। प्रारंभ में ये एक वर्ष हेतु थी, वर्तमान में इसे 19-20 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना का संचालन एवं दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। ध्यान रखना, योजना के संचालन का दायित्व है यह जो है भारतीय LIC का है। आगे बात करें योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों तक के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस योजना के तहत ये क्या है कि एक योजना में संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुफ्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाएगा। अब माँ कार्यक्रम देखेंगे, मदर जो है एब्सोल्यूट अफेक्शन की बात हो रही है, ठीक, इसे याद रखना, पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल नाम है कि माँ कार्यक्रम क्या है, मदर्स अब जो है एब्सोल्यूट अफेक्शन। तो आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2016 को ठीक केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लक्ष्य है स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना और स्तनपान को बढ़ावा देना। आगे बात करें वित्तीय तो देखेंगे मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए है। आगे बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, घोषणा है 13 जनवरी 2016 को की गई है। प्रारंभ है खरीफ वर्ष 2016 में। आगे बात करें लक्ष्य के संदर्भ में तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। फसल कवरेज की बात होगी, इसके अंतर्गत रबी, खरीफ और वाणिज्यिक बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। तो कवरेज के संदर्भ में देखते हैं तो कवरेज के संदर्भ में आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं जो है बागवानी फसलों का क्या किया गया है, शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016, खरीफ फल जो प्रारंभ है खरीफ वर्ष था तो वहां से प्रभावित थी और प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों की वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। फसल कवरेज की बात हो रही है तो इसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा, रबी, खरीफ एवं वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। तो आप याद रखना किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि है खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% प्रीमियम राशि है और बीमित राशि की अनुमानित भावी क्षति है दोनों में से जो भी कम हो उसे निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में होगा। आप ध्यान रखिए इस चीज को। तो रबी देखेंगे जो है खरीफ में 2 और रबी में 1.5% की बात है प्रीमियम में। आगे बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में अनुमोदन जो बात करेंगे तो जुलाई 15 में हुआ है। योजना का लक्ष्य है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है, समेकित वाटर प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत
में जल प्रबंधन को मिलाकर दिया गया है। इसे कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत आप देखेंगे कितनी योजनाओं को सम्मिलित कर दिया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरी है समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम। अब खेत में जल प्रबंधन को मिलाकर दिया गया है। अब बात करें लक्ष्य, तो उचित प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकी पद्धति, ठीक है, प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर की सिंचाई में निवेश संवर्धन लाना है। आगे बात करें क्रियान्वयन के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी और निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है गठित एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा की जाती है, जिसमें सभी क्या है मंत्रालयों को केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों 2015-16 से 19-20 के लिए 50,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। आगे बात करें तो देख सकते हैं कि राज्यों के कृषि विभाग इस योजना का क्रियान्वयन जो है करेगा। आगे बात करें अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फरवरी 2015 में लॉन्च की गई है। नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से लागू की गई थी स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। और इस अवसर पर स्वास्थ्य धरा हरा खेत नारा दिया गया था। हालांकि योजना बहुत पुरानी है, कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन अब ये नारा एग्जाम में आना बाकी है, तो आप इस नारे को याद रखें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या दिया था, स्वास्थ्य हरा खेत हरा का नारा दिया था। कहाँ? सूरतगढ़, राजस्थान, फरवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अवसर पर लक्ष्य है मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने होंगे। यह कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष में चक्र जो है प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा। आगे यह योजना जो है कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में होगा। ये नोडल एजेंसी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिए। और भारत के सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। अब मेक इन इंडिया की बात आई। अब मेक इन इंडिया सितंबर में क्या हुआ, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लागू किया गया है। लक्ष्य यूपी वाले तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। तो विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, ऐसा जो है मेक इन इंडिया के तहत है कि विनिर्माण क्षेत्र में जो है संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोग के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत है 25 औद्योगिक क्षेत्र की पहचान, और 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद के विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इस क्षेत्र में 100% मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में जो है सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16 से बढ़ाकर 25% करना इस योजना मेक इन इंडिया का लक्ष्य है। यह अभी लक्ष्य, ये अभी कोई भी स्टेटमेंट के रूप में नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। एक तो 25 औद्योगिक क्षेत्रों की इसमें आइडेंटिफिकेशन किया गया है, ये पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना, इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। यहाँ से यूपीएससी, यूपीपीसीएस अभी दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करें दीनदयाल उपाध्याय श्रमदेव जयते योजना, तो देखेंगे 16 अक्टूबर 2014। आप देखेंगे श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं यथा समर्थित हैं। श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें शामिल की गई है। आप देख सकते हैं इसमें
कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं जो है यथासमर्पित श्रम सुविधा पोर्टल की बात है, आकस्मिक निरीक्षण योजना की बात है, यूनिवर्सल खाता संख्या है और प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें शामिल की गई है। श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता हेतु देखेंगे जो है पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से जो है औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना इस क्रम के लक्ष्य हैं। 5 योजनाएं इसमें शामिल हैं, आप याद रखिए। श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें शामिल की गई हैं। अब हम बात करें स्मार्ट सिटी योजना की, तो आप देख सकते हैं तो देखेंगे स्मार्ट सिटी योजना में देखेंगे 25 जून 2015 को चालू की गई थी, जो 2 जून 2016 पूरे क्रियान्वित रूप में है। ये देखो प्रारंभ कहीं से की गई होगी वर्चुअली रूप से, लेकिन आप देखेंगे इसे जून 2016 में क्या है पुणे से जो है कार्यान्वित किया गया है। लक्ष्य है शहरों के मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर, आप देखना स्मार्ट सिटी है तो मूल बुनियादी सुविधाएं तो वैसे भी होंगी शामिल। नागरिकों को सब स्मार्ट है तो सब बनाया जाएगा। कैसा होगा? स्मार्ट है तो गुणवत्तापूर्ण होंगे, उनकी जीवन शैली भी शामिल होगी। साथ साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊपूर्ण, स्मार्ट है तो कैसा होगा? स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण भी होगा। आगे बात करें तो सभी राज्यों एवं सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी वितरित किए जाने का लक्ष्य है। यही लक्ष्य आप याद रखें कि प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का चुनाव लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 99 शहर चुने जा चुके हैं। अब सबसे ज्यादा शहर कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से थे, दूसरे चरण में तमिलनाडु में थे। बस इतना ही याद रखिए। आप देखेंगे वित्तीय तो फाइनेंशियल की बात, केंद्र द्वारा प्रति शहर एवं प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान दिया जाएगा। अब आगे बात करें अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के बारे में, तो आप देखेंगे अटल नवीनीकरण के संदर्भ में 25 जून 2015 को नई दिल्ली में है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों एवं वित्तीय राजधानियों में परिवारों एवं बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो 25 जून 2016 को 15 को क्या होगा? नई दिल्ली में लक्ष्य है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों और सहित सभी राजधानियों में परिवारों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र है जलापूर्ति, सीवेज सुविधा, जो है सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल प्रबंधन, पैदल मार्ग और गैर मोटरीकृत एवं सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थल, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण तथ्य एवं उन्नयन, जिनसे शहरों की भव्यता बढ़े। ये सारी चीज इसमें शामिल हैं। तो आप देखेंगे जलापूर्ति की बात है, सीवेज सुविधा है, सेप्टेज प्रबंधन है, बाढ़ को कम से कम करना। आगे बात करें तो देखेंगे तो बाढ़ को कम से करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, यही अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन है। आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में इसे क्या है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों को और सहित सभी राजधानियों को इसमें परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, आप 1 लाख वाला शब्द याद रखें कि 1 लाख जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक, 1 लाख या 1 लाख से अधिक। और आप देखेंगे प्रमुख क्षेत्र है इसमें सीवेज सुविधा। ठीक है, आपको बताते चले, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे बोले जा रहे हैं। तो बात करें जो है जलापूर्ति मतलब जल आपको पिलाएंगे, सीवेज सुविधा देंगे, आपको टट्टी करने की सुविधा देंगे और सेप्टेज प्रबंधन होगी, आपको बीमारी ना फैले, मतलब सीवेज सुविधा, सॉरी मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। आप सीवेज मतलब और सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल प्रबंधन, पैदल मार्ग और गैर मोटरीकृत सामाजिक एवं परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थल और पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु, जिसमें शहरों की क्या है भव्यता बढ़े, ऐसा है काम अटल नवीनीकरण एवं शहरी मिशन में। ठीक, आपको जितने इन फाइनेंशियल जो जैसे सतत विकास से संबंधित जितने भी लक्ष्य आपको मिले सब आप अटल नवीनीकरण में डाल देना। कैसे?
जल आपूर्ति की बात होगी, सीवेज सुविधा की बात होगी, सेप्टेक प्रबंधन की बात होगी, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल प्रबंधन की बात होगी, हरित पैदल मार्ग होंगे, गैर मोटरीकृत और जो है क्या है सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं होंगी, पार्किंग स्थल होंगे, बच्चों के लिए हरित स्थल होंगे, पार्क का मनोरंजन केंद्र का निर्माण होगा उन्नयन शहरों की भव्यता के लिए। आप देख सकते हैं। अब आगे बात करें, वर्ष 2015-16 में 5 वर्ष के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब स्टैंड अप इंडिया जी है 15 अगस्त 2015 को आई थी ये योजना, आप पूछ सकते हैं, पूछी जा चुकी है। नोएडा में उत्तर प्रदेश से शुभारंभ हुई थी, पूछा जा सकता है अभी भी। संस्था का संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति की एवं महिला उद्यमियों को पहुंच आसान बनाना है। स्टैंड अप के तहत आप देखेंगे इस योजना के तहत SC/ST वर्ग के लोगों को और खासकर महिला उद्यमियों को इसमें विशेष रूप से क्या है वरीयता दी गई है स्टैंड अप में। और जो वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, आप देखेंगे कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक शाखा से, ठीक है, सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से होगा कम से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋण जो है ऋण ग्रहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण नव उद्यम जिसे कहते हैं नवाचार हेतु क्या है नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। नव उद्यम है तो आप 10 से 1 लाख करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का हो और 2 लोगों को कम से कम SC/ST वर्ग का हो और एक महिला हो आपको देना होगा अगर आप किसी बैंक के मैनेजर हैं तो। और बात करें सिडबी की तो 10,000 करोड़ रुपए का जो है पुनर्वित्त खिड़की उपलब्ध कराई जाएगी सिडबी के तहत। आप देखेंगे 10,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त खिड़की उपलब्ध, मतलब खिड़की पर ही आपको दिया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त देगा तो ये सिडबी देगी और सिडबी आपको पता है क्या है। आगे बात करें अगर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड जो है NCGTC 5,000 करोड़ रुपए के कोष को माध्यम से क्या होगा एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाया जाएगा। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 5,000 करोड़ का एक क्या होगा NCGTC 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में तो आप देख सकते हैं 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के संदर्भ पे लॉन्च की गई थी। आगे आगामी 4 वर्षों तक 16 से 20 के दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी को 10वीं और 12वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले आप देखेंगे छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। और देखेंगे योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान है। आप आगे देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में तो 22 जनवरी 2015 को आप देखेंगे कि हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। कारण हरियाणा में लिंगानुपात कम था, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो कहाँ शुरू की गई ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हरियाणा से इसीलिए लॉन्च की गई थी कि हरियाणा के लोगों में ये विशेष रूप से जागरूकता फैलाने की जरूरत थी। आगे बात करें तो देखेंगे लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके और अनुपात को ऊपर बढ़ाना, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहीं जा रहे हैं तो उस एरिया के बहुत से लोग क्या होंगे प्रधानमंत्री की रैली में आएंगे, वहाँ योजना लॉन्च करेंगे, वहाँ पुरस्कार वितरित करेंगे और लोगों को क्या है कार्ड देंगे, बेटियों को पुरस्कार करेंगे। तो उस एरिया की क्या है खास न्यूज होगी, न्यूज़पेपरों की हेडलाइनें होंगी जो मुख्य पृष्ठ की हेडलाइन होगी और इससे क्या होता है, इससे योजना का प्रचार प्रसार उस एरिया में अच्छे से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सूरतगढ़ से आप देखेंगे मृदा के संदर्भ में तो जो राजस्थान की मृदा से इसलिए किया गया कि वहाँ की मृदा को क्या है लैब की ज़्यादा आवश्यकता है। आगे बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ऐसी बात हरियाणा के लोगों में ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि आज पूरे भारत में ऐसी नारे की ज़रूरत है। आगे बात करें भारत में इस देश के समूचे सबसे कम लिंगानुपात वाले देखेंगे, भारत में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात SRBM सेक्स रेशियो एट बर्थ में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिले को एक किया जा चुका है, याद रखना। आगे बात करें तो देखेंगे यह 3 मंत्रालयों
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो आप देखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास कल्याण मंत्रालय है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार क्या है, कल्याण मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो देखेंगे 1 मई 2016 को जो है बलिया से शुरू की गई थी। बलिया के लोग छोड़िए, जाने दीजिए। आगे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराया जाएगा। आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 16 से 19 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क और रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बजट 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ किया गया है। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसे ध्यान रखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में देखेंगे, इसे 2019 में जो है शुरू की गई थी। इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यूपी वाले इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार पूछे होंगे, ठीक है, मतलब आप इसे उंगलियों में काउंट नहीं कर सकते हो, ये समझ लेना। अब तो नाम बदल दिया गया इसका, तो दीनदयाल उपाध्याय क्या थे, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार थे वो अब दीनदयाल देने लगे, ठीक है। अब वो दीनदयाल में आ गए कि अब दीनदयाल क्या करेंगे, स्वर्ण जयंती बनाएंगे, तो ग्राम स्वरोजगार के संदर्भ में तो SGSY जो है अब दीनदयाल अंत्योदय योजना आ गई। ग्रामीण आजीविका मिशन है जो SGY की उत्तरवर्ती है, ध्यान रखिए, उसका स्थान लिया है, उसमें समाहित है। 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मिशन में परिवर्तित किया गया है। आगे बात करें लक्ष्य के संदर्भ में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सुधार, सतत सुधार लाने की बात है। आगे बात करें तो देखेंगे प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला क्या है सदस्य को समय तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना है और योजना के लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीयन की बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों में 75-25 की बात है। अनुमानित रूप में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अनुमानित 90-10 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% का लक्ष्य रखा गया है इसमें। आगे बात करें स्टार्टअप के देखेंगे तो 15 अगस्त 2015 और स्टैंड अप दोनों एक ही दिन पे हैं, घोषणा की है, जबकि जनवरी 2016 को प्रारंभ थी। उद्देश्य थी आप देखेंगे नवोन्मेष को बढ़ावा और कारोबार का शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना। अर्हता के संदर्भ में देखेंगे कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण के अर्थ में हो। आगे बात करें संस्था के पंजीकरण या तो निम्नीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी हेतु 10 वर्ष तक का दातव्य, पहले ये 5 वर्ष था, ध्यान रखना। आगे किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ रुपए के अधिक ना हो। यह प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों और प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नवप्रवर्तन हेतु विकास, अनुप्रयोग, वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा हो। इसमें बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन में समर्थन विद्यमान हो। आप देखेंगे नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की गई है। आगे इस फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा किया गया है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम से है। यह 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ई नाम जो है शुभारंभ किया गया है। ई नाम वस्तुता अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ई नाम वस्तुता अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है। आप देख सकते हैं 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है क्या किया गया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ है। ई नाम वस्तुता अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य है वर्तमान कृषि तो उपज विपणन समितियों APMC की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। आप देख सकते हैं ऐसा लक्ष्य हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हैं। 23 मार्च 2018 को 16 राज्यों 585
जो है इन मंडियां इनाम से जुड़ी हैं। वर्ष 2016 तक 22 तक किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत। तो देख सकते हैं आगे आप देखेंगे कार्यान्वयन एजेंसी है जो इसकी स्मॉल परफॉर्मेंस एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इसकी जो है SFAC इसकी जो है कार्यान्वयन एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। आगे बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आप देखेंगे यह सितंबर 2013 से स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम रोजगार योजना। एक जगह दीनदयाल आए, क्या कर गए, एक जगह देखिए दीनदयाल कहीं पे आए थे, अभी कहाँ चले गए दीनदयाल, वो ग्रामीण वाला ले गए, अब ये आए स्वर्ण जयंती वाले। तो आप ये शहरी स्वर्ण जयंती वाले में देखेंगे तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो पहले चलती थी, यह न्यू वॉल्यूम का शुभारंभ किया गया है। इस वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दे जो है नूलम कर दिया गया, डे नूलम कर दिया गया है, ठीक है। और वो जो है आप देखेंगे डे जिसे बात करते हैं इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है यहाँ जी नोलम कर दीजिएगा या बी नोलम, ठीक है। नेशनल है क्योंकि ग्रामीण से संबंधित थी। आगे देखेंगे लक्ष्य शहरों में लाभोन्मुख स्वर्णकार अथवा कार्य कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी तथा सुविधा को उपेक्षित कर दूर करना, शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त जो है आश्रय देना। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सामुदायिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। अब देखेंगे वित्तीयन की साझेदारी केंद्र एवं राज्यों के मध्य 75-25 के अनुपात में, पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के मध्य में 90-10 के अनुपात में है। इस श्रेणी में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 करोड़ रुपए के व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर पर 18,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाते हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय द्वारा किया गया था। हम देखेंगे अब बात प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जनवरी जून 2015 को वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 2011 में घोषित 40-41 संबंधित कस्बों स्टैट्यूटरी टाउन को कवर करेगी। आगे बात करें कार्यान्वयन 3 चरणों में होगा। अप्रैल 2015 मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए है और 17 2019 में मत अतिरिक्त शहर हैं। अप्रैल 2019-22 तक से सभी शहर हैं। आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में तो 20 नवंबर 2016 तक है। लक्ष्य है 2022 तक सबके लिए आरंभ है। वित्तीय बात है मैदानी क्षेत्रों में भी जो है प्रति इकाई 1.2 लाख रुपए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.3 लाख रुपए की सहायता दी गई है। लाभान्वितों के पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जनजाति जनगणना 2011 का उपयोग किया गया है और लाभान्वित को 70,000 रुपए तक के ऋण लेने की सुविधा है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। और वित्तीयन के संदर्भ में देखेंगे कि यहाँ फाइनेंस कौन कर रहा है तो 60 फाइनेंस की बात है, देखेंगे रेशियो है ये 60-40 मैदानी और 90-10 पहाड़ी क्षेत्रों के एरियाज के लिए है। अब बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन तो रर्बन जैसे कहते हैं रर्बन मिशन तो देखेंगे फरवरी 2016 पूरे देश के स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास। आगे बात करेंगे जिसके तहत रर्बन क्लस्टर जो है नाम दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा इसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया गया है जिनकी संख्या मैदानी तथा तटीय भागों में 25 से 50,000 रुपए, 2 रेगिस्तानी पहाड़ी द्वीपी तथा अन्य जनजाति क्षेत्रों के लिए 5 से 15,000 होगी। वित्तीयन के संदर्भ में देखेंगे तो 15 से 16 वर्ष से 2019-20 तक की समयावधि हेतु क्या होगा 51,42 से 08 करोड़ रुपए परिव्यय किया जाएगा। आगे बात करें उदय योजना उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो प्रारंभ 20 नवंबर 1930 को छोड़ 20 नवंबर 2015 को हम देखेंगे। लक्ष्य बिजली वितरण डिस्कॉम योजना तो आप देखेंगे वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान क्रियान्वयन योजना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। आप देखेंगे जो बिजली वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान करेंगी, क्रियान्वयन करेगी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। आप देखेंगे तो इसके तहत झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला
पहला राज्य है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है दिसंबर 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता और भाग्य विधाता, तो जनधन खाता का आदर्श भाग था, मेरा खाता भाग्य विधाता 28 अगस्त 2014 के संदर्भ में। लक्ष्य की बात करेंगे तो देखेंगे कि लक्ष्य है वंचित वर्गों के वित्तीय समावेशन और वंचित एवं गरीब लोगों के वित्तीय सेवाओं एवं बचत खाता बैंक, शाखा, बीमा, पेंशन आदि को उपलब्ध कराना, वित्तीय जागरूकता का संवर्धन, प्रत्यक्ष लाभ को अंतरण से संबंध कराना, रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा है। उपलब्धि की बात है, योजना के तहत 4 अप्रैल 2018 को कुल 31.42 करोड़ रुपए खाते खोले जा चुके हैं। इसमें लगभग 81% वाणिज्यिक बैंक खोले गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। आगे बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, मुद्रा का नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में है। लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द जो है अनफंडेड, ठीक है, आप देखेंगे फंडिंग टू द अनफंडेड की बात है। पिरामिड के निम्नतर स्तर के व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर के एकीकृत वित्तीय सहायता सुविधा प्रदान करना। सुविधा की बात है, योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं की 3 श्रेणियों को विभाजित किया जाएगा। इसमें बात है शिशु उद्योग 50,000 रुपए तक है, किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख रुपए तक है, और तरुण, तो शिशु किशोर तरुण की बात है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में है 5 लाख से 10 लाख रुपए। आगे हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 की पूर्व की स्वावलंबन योजना है। लक्ष्य है निजी क्षेत्र में कार्यान्वित असंगठित करीब जो है कामगारों को सामाजिक सुधार को प्रदान करना। आगे बात करें अभिदाताओं को उनके अंशदानों के आधार पर जो है क्या करेंगे 60 वर्ष जो है देखेंगे 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 रुपए के बीच पेंशन की सुविधा दी जाएगी। आगे बात करेंगे 18 से 40 वर्ष आयु के सभी बैंकों को खाता धारक पात्र होंगे। इसके अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम राशि 20 वर्ष होगी और 5 वर्षों तक अंशदान की 50% या 1,000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो वहन करने की सरकार द्वारा सुविधा होगी। आगे बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को है, कोलकाता से है। लक्ष्य है सभी भारतीय विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना 1 वर्ष में होगी। आप देख सकते हैं सुरक्षा बीमा योजना अप्रैल कोलकाता से प्रारंभ थी। विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया है। योजना की अवधि 1 वर्ष है और पात्रता की बात यह तो देखेंगे 18 से 70 वर्ष के सभी बचत खाता धारक पात्र होंगे। प्रीमियम राशि 12 रुपए प्रति वर्ष है स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से। आगे बात करें दुर्घटना के मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए होगा। ठीक, आगे बात करें प्रीमियम राशि इसकी होगी 12 रुपए प्रति वर्ष जो स्वभुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा। पात्र है इसके 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता आएगी तो 2 लाख रुपए मिल जाएगा आपको, मतलब ऐसी स्थिति है कि आपको 2 लाख रुपए मिले। आंशिक अपंगता है तो 1 लाख रुपए। आगे बात करें तो देख सकते हैं अगर आप इस योजना में लाभ प्राप्तकारी हैं तो आपने इसमें अपना क्या है रजिस्ट्रेशन और आपने 12 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान किया तो। ठीक, आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। जीवन ज्योति योजना देने के साथ सब पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पात्रता है 18 से 25 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति शामिल होंगे। आगे बात करेंगे तो देखेंगे प्रीमियम राशि है 330 रुपए, जोखिम कवरेज है 2 लाख रुपए। ठीक, यही जीवन ज्योति है तो 18 से 50 में जाएंगे 330 रुपए दे दिए आप 2 लाख रुपए जोखिम कवरेज मिलेगा। और आज की बात करें स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो देखेंगे 2 अक्टूबर 2014 को लक्ष्य है गांधी जी की 150वीं जयंती के बाद 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। 18-19 में इस अभियान हेतु आप देखेंगे इतने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा वित्तीय 75-25 के अनुपात में पूर्वोत्तर की विशेष श्रेणी के राज्य हेतु अनुपात 90-10 का होगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय के अंतिम आंकड़े 19-20 के संदर्भ में तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय निकालता है आंकड़े।
केएसओ सीएसओ विभाग है 2019-20 के। स्थिर कीमत है आधार वर्ष 11-12। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अनुमानित अंतिम है 2020 को जारी किए गए हैं। और 19-20 के ये अनुमान कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम आंकड़ों पर सरकारी व्यय के मुख्य क्षेत्रक संचार, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, परिवहन आदि के उपलब्ध आंकड़ों के अनुपात पर आधारित हैं, जो अनुमानों के प्रमुख बिंदु हैं। आप देखेंगे अब यहाँ से हम लोग इसे हमने इसलिए थोड़ा बता दिया कि ये नया टॉपिक शुरू हुआ। अब हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश जिन आंकड़ों से खेलता है वो आंकड़े अब आपके पास आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रिवाइज कीजिए। गुड डे, हैव अ नाइस डे।